नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 26 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला आर्टिकल है वह हमारा द हिंदू से संबंधित है। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह एक दोस्त का कमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था, अभी जो 25 तारीख का जो न्यूज़ एडिटोरियल था उसके अंदर द हिंदू का एडिटोरियल नहीं है। तो मैं आप ये बात जान के खुशी हुई भी, आपको अपनी चीज़ से संबंधित भी आप जो देखना चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता तो आपको इस बात पे विरोध करते हो। बोलना भी एक कला है। आप कोई भी चीज़ आपको नहीं पसंद आती है तो आपको बोलना चाहिए, और बोलने की जो सामर्थ्य होता है वह हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो मुझे अच्छा लगा आपने ये लिखा, मगर हम जानते हैं भी संडे को द हिंदू के अंदर एडिटोरियल नहीं आते हैं। तो जो कुछ एक दो, क्योंकि उसके अंदर साइंस का एक आर्टिकल आता है जिसकी वजह से क्या होता है भी द हिंदू के जो एडिटोरियल्स होते हैं वह नहीं आते हैं, जबकि दैनिक जागरण के अंदर एडिटोरियल आते हैं उसमें भी ज़्यादा अच्छे आर्टिकल नहीं आते हैं। मगर क्या करते हैं भी, किसी न किसी चीज़ का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड जरूर होता है, तो उस बैकग्राउंड को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा द हिंदू का जो पहला एडिटोरियल्स है। ठीक है, तो एडिटोरियल किससे संबंधित? सॉफ्ट पावर से संबंधित है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी जो सॉफ्ट पावर होती क्या है। जो आर्टिकल लिखा भी, सॉफ्ट पावर द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट टू विन। ठीक है, क्योंकि एक नई रेस शुरू हो चुकी है सॉफ्ट पावर के रूप में और हर देश उसको जीतना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भी सॉफ्ट पावर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि पावर की कई प्रकार की होती है, जिसमें हम हार्ड पावर भी बोल सकते हैं या आजकल इकोनॉमी की पावर भी है। ठीक है, और सॉफ्ट पावर भी है। ठीक है, इस प्रकार की अलग अलग क्षेत्र में, जैसे ऑटोमिक पावर है, पावर के तौर पर कई परिभाषाएं, मगर सॉफ्ट पावर कौन सी परिभाषा है? ठीक है, तो जो सॉफ्ट पावर के अंदर जो सबसे पहले जो हम कह सकते एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अंदर जो अमेरिकी एक राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था जोसेफ नी जूनियर। तो उन्होंने 1980 अंदर कहा भी सॉफ्ट पावर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके जो सांस्कृतिक विचार है या जो राजनीतिक विचार है, तो वो क्या करते हैं, जो आपको किसी देश को आपकी ओर आकर्षित करते हैं, तो वह आपकी सॉफ्ट पावर है। ठीक है, हम नॉर्मली सॉफ्ट पावर की परिभाषा देखते हैं, हम देखते हैं भी वहाँ पर सैन्य पावर ना हो, मिलिट्रीज ना हो, किसी प्रकार का किसी के प्रकार जोर जबरदस्ती ना हो, तो उस प्रकार की परिभाषा हम देखते हैं। मगर जो ये राइटर है वह कहते हैं भी जो सॉफ्ट पावर होती है वह कहीं ना कहीं दूसरे देश पर किसी प्रकार का प्रभाव बनाए बिना स्वतः हम उसको अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है उसकी ओर दूसरा देश आकर्षित होता है। जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर एग्जाम्पल लिया है खेलों का, जो किस प्रकार से खेलों से दूसरे देश हमारी ओर आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार का प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करते हैं वह भी सोचते हैं भी उनका खिलाड़ी भी इस प्रकार का प्रदर्शन करे, जिससे क्या होता है भी देशों के बीच में आपसी समझौते के तौर पर ट्रेनिंग जैसे, प्रशिक्षण जैसे समझौते हुआ करते हैं। ठीक है, आगे इस आर्टिकल के अंदर कहा भी वर्तमान में खेलों की ओर बढ़ती हुई रुचि के परिलक्ष्य में से दुनिया के छोटे छोटे देश भी अधिक निवेश करना पसंद कर रहे हैं। भी क्या है भी छोटे छोटे देश हैं वह भी खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, और खेल कहीं ना कहीं हम देखते हैं भी कहीं का हम जब खेलते हैं तो हमारे जो दुख होते हैं या किसी प्रकार की जो हमारी चिंताएं होती हैं उससे भी हम क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, तो खेल कहीं ना कहीं जो डिप्रेशन जैसी स्थिति है उसको भी क्या करता है, निजात पा सकते हैं। खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वह क्या करते हैं, दिनों दिन क्या करते हैं, छोटे छोटे देश हैं वे भी क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। जिससे यह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में सफलता से देश की सॉफ्ट पावर का प्रयोग में संभावना बढ़ती है। यानी इसमें कहा गया भी जो जिस प्रकार के जो खेल हैं उनका आयोजन होने से भी जो देश की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, यानी दूसरा देश है उसके प्रति क्या होता है, आकर्षित महसूस करता है। और आकर्षित महसूस करता है तो इसकी वजह से उस देश में निवेश की संभावना भी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग हैं या जो टूरिज्म जैसे जैसे हम कहते हैं, जो पर्यटन जैसी स्थिति है या जो सब व्यापार है, पर्यटन व्यापार है, उसमें भी क्या करता है, बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ जिन देशों में खेलों का आयोजन होता है वहाँ पर जाने के लिए, देखने के लिए दर्शक भी जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें आर्थिक तौर पर भी काफ़ी क्या होता है, फायदा होता है। आगे इस आर्टिकल में चीन का एग्जाम्पल लिया है। चीन अन्य देशों के साथ लोगों से लोगों यानी पीपल टू पीपल कनेक्शन करता है कि संबंध बनाने के लिए खेलों की अपनी श्रेष्ठता का उपयोग करता है। यानी अफ्रीका के देशों के साथ जो पीपल टू पीपल यानी लोगों के साथ संपर्क बनाने के लिए, इससे क्या होता है भी जब लोगों के साथ किसी देश का अच्छा संबंध होता है तो कहीं ना कहीं उस देश की सरकार पर उन लोगों का दबाव बनता है कि हमें व्यापार करना है या किसी प्रकार का कोई कार्य करना है तो हमें उस देश को क्या देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसलिए खेलों से संबंधित क्या कर सकते हैं, हम भी लोगों से संबंध
लोगों के साथ संबंध बनाना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए चीन क्या करता है, जिस प्रकार के जो वहाँ के जो ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं, जिस प्रकार की उसकी उत्कृष्टता है, उसका वह सहारा लेता है, ताकि जो गरीब देश है, जो अफ्रीकी देश हैं, उनको क्या दे, वह ट्रेनिंग दे, मुफ्त में ट्रेनिंग देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भी उनके जो खिलाड़ी हैं वह भी क्या खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। उदाहरण दे रखा है, जैसे मेडागास्कर जैसे अफ्रीकी देशों में एथलेटिक्स की चीन की तैयारी करते हैं। ठीक है, जो चीन में जो एथलेटिक्स होते हैं वो है अफ्रीका के अंदर, या जो अफ्रीका के खिलाड़ी वह तैयारी करते हैं। इसके साथ ही साथ जो गरीब देश है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, और जो कुछ समृद्ध देश हैं उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर समृद्ध है, जिनके पास आधारभूत ढांचा मजबूत है तो वह कम से कम ट्रेनिंग अच्छे से दे पाएंगे। मगर इससे कहता है अभी जिसके पास आधारभूत ढांचा नहीं है, यानी खेलने के लिए अगर अच्छा स्टेडियम नहीं है, अच्छे कोच नहीं है, तो हम किस प्रकार से खिलाड़ी का प्रशिक्षण अच्छे कर पाएंगे। एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर जब तक उसको अच्छा आधारभूत ढांचा नहीं मिलता है, जैसे क्रिकेट के अंदर खेलने वाला खिलाड़ी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको एक अच्छा स्टेडियम, अच्छा ग्राउंड नहीं मिलता है, तो वह अपने प्रदर्शन कहाँ पर करेगा। तो उसके लिए ये एक आधारभूत ढांचा होना भी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो किस किस चीज़ का प्रशिक्षण देता है, जैसे क्या कहता है, जो चीन कहते हैं जो तैराकी, यानी जो कहते हैं जो स्विमर्स होते हैं, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, और साथ ही क्या है भी टेनिस इत्यादि के प्रशिक्षण के साथ भी दिया जाता है। आगे क्या भी चीन ने व्यापक आबादी के सकारात्मक प्रभाव भी देखा। इससे क्या भी जो चीन की जो व्यापक आबादी है उसमें भी कहीं ना कहीं क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं वहाँ की जो देश है, वहाँ के लोग हैं, वह भी खेलों की ओर क्या हो रहे हैं, दिनों दिन क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे जो औपचारिक संबंध है वह भी क्या उसके साथ बढ़ते चले जाते हैं। आगे इसके अंदर कहा गया जैसे केन्या जैसे देश है, वहाँ पर क्या है भी जो धावक है, यानी जो रेसर है वह काफ़ी अच्छे हैं, मगर चीन के पास अच्छे रेसर नहीं है। तो उससे क्या होगा भी, जो चीन को भी केन्या से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ से उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बस ये यही दे रखा है भी जो चीन के पास जो धावक है वह काफ़ी अच्छे धावक है। आगे इसके अंदर भारत का एग्जाम्पल लिया गया, जो कि भारत ने हाल में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, ठीक है, इसी के आधार पर जो क्वेश्चन बनाया गया था यूपीएससी के 2020 के अंदर, हमने देखा था कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे यूपीएससी के अंदर। ठीक है, खेलों से संबंधित, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या कहते हैं, टोक्यो ओलंपिक एक पदक तालिका में भी भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो प्रदर्शन है, और जिस प्रकार की भारत की दुनिया में छवि है, जो राजनीतिक है, यहाँ की संस्कृति है, तो लोगों की छवि है, तो लोग भारत की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना पसंद करेंगे। ठीक है, ठीक है, जो हमने जिस प्रकार का उत्कृष्ट उदाहरण किया ये लिख रहा है। आगे क्या, अभी सितंबर 2014 में खेल में, तो ये इस प्रकार के सुधार हुए कैसे हैं, तो इसके लिए जो सितंबर 2014 में हमारे जो खेल मंत्रालय ने एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था लक्ष्य ओलंपिक जो पीरियोडिक योजना, जिसको TOP यानी टारगेट ओलंपिक पीरियोडिक स्कीम। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की, तो वह किसके लिए थी भी, आपको सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको अच्छा जो वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही साथ क्या था भी, आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि क्या हो सके आने वाले जो ओलंपिक्स हैं उनमें हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए। और इस स्कीम का हम असर देख पा रहे हैं भी, आने जितना भी हमारा जो पूर्व इतिहास था उससे कहीं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमने किया है। आगे इसके कहा भी 2014 के जो 2016 में भारतीय ओलंपिक प्रदर्शन को बेहतरीन बनाने के लिए हमने यानी 20 सूत्रीय एक योजना बनाई थी। किसने, नीति आयोग ने एक 20 सूत्रीय योजना बनाई थी। उसका भी इसके अंदर उदाहरण दिया भी किस प्रकार से हम खेलों को प्रोत्साहन कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया भी, जो संसद में एक वक्तव्य में कहा गया था जो भारत है वर्तमान में खेलों पर केवल और केवल 3 पैसे खर्च करता है। ठीक, कितने, 3 पैसे ही खर्च करता है, जबकि चीन है वह क्या करता है, 6 रुपये से खर्च करता है, उस पर कितने, 6 पैसे खर्च करता है। साथ ही साथ अगर हम देखें भी राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो खेलों का कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है अभी, कहीं ना कहीं हमारे जो मध्य में जो बंधुता बढ़ती है, जो भाईचारा है, भारतीय प्रस्तावना के अंदर जो हमने लक्ष्य रखा है, कौन सा, बंधुता का लक्ष्य है, देश की एकता अखंडता का जो लक्ष्य रखा है, वह भी हम खेलों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको भी हम क्या सकते हैं, एक साथ हमें जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ खेलों से जो देश का स्वास्थ्य है, देश के जो युवा हैं उनका जो स्वास्थ्य है वह भी क्या होगा, अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो जिस प्रकार के जो मादक पदार्थ की तरफ उनके जो आकर्षण बढ़ता जा रहा है उसको भी कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ देश के जो युवा हैं उनको सही दिशा दिलाई जा सकती है। और क्या है, इससे क्या होता है, इससे समाज में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि यहाँ पर जब कहीं पे भी जो खेल होता है तो वहाँ के जो समाज है वह भी आपस में मिलता है, और जिससे भाईचारे का और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है।
साथ ही साथ हम देखते हैं जिस प्रकार से आजकल जो महिलाएं खिलाड़ियां प्रदर्शन कर रही हैं, उससे कहीं कहीं महिला सशक्तिकरण को भी प्रभावित मिलता है, यानी जो महिला सशक्तिकरण है वह भी क्या होता है, हमारा उत्कृष्ट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोगों के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो खेलों से हम किस किस प्रकार का जो हम देख सकते हैं भी कितना लाभ हमें खेलों से होता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसमें कहा भी सद्भाव के लिए संभावना। ये आर्टिकल जैसे लिखा गया था, तो अभी जो हम कह सकते हैं जो जो हिंदू और मुस्लिम के जो प्रमुख जो लोग हैं, जो हम कह सकते हैं, जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया, जो द हिंदू मुस्लिम जो सह अस्तित्व की समस्या के लिए उन्होंने जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल लिया गया है। इस आर्टिकल में वैसे कहा गया है भी जो अभी हाल ही में क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय सेवा संघ है जिसको हम RSS बोलते हैं, उनके प्रमुख है और भारतीय ईमान परिषद के प्रमुख के बीच में वार्ता हुई थी। ठीक है, तो उस पर यह आर्टिकल लगा है कि किस प्रकार से हम केवल और संवाद के माध्यम से ही किस पर जो हमारे बीच में जो खाइयाँ हैं उनको कम कर सकते हैं, जो धार्मिक जो हमारे बीच में जो धार्मिक हम कह सकते हैं जो दूरियां हैं उसको कम कर सकते हैं। जैसे इस हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर लिखा गया है भी हम भारत के लोग, तो हमने इसमें भारत के लोगों को रखा है, इसमें किसी धर्म विशेष की बात नहीं कही गई है। ठीक है, इसमें भारत के लोगों की कल्पना की गई है, यानी जो भारत में जो लोग हैं, यानी वह लोग किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, कहीं यानी किसी भी समाज से हो सकता है, यानी हमारे अंदर जो एकता की भावना हम इससे बढ़ा सकते हैं, और हमारे बीच में जो किसी प्रकार का जो द्वंद्व उत्पन्न होता है वह हम मिलकर ही सुलझा सकते हैं, साथ साथ में बात करके ही इस बात को सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो संवाद था उनका एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसमें क्या अभी जो सभी संवाद का समझ है, जो विवाद होता है उनका जो समाधान होता है वह संवाद से ही होता है। ठीक है, इसके अंदर जो एक एग्जाम्पल दिया गया है भी, जो प्राचीन काल में जो ऋग्वेद में जो यम यमी का जो संवाद था उसका भी जिक्र किया गया है। ठीक है, जो तमाम संवादों का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं जो महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में जो संवाद होता है, ठीक है, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर से कुछ क्वेश्चन पूछता है ताकि वह जिसका जल उपयोग कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर देखता है जो चाणक्य के अंदर की बात की गई है, जो कौटिल्य था उसका जो अर्थशास्त्र था उसमें भी कहीं ना कहीं संवाद की बात की है, जो यानी जो किसी प्रकार के जो हम कह सकते हैं जो वाद विवाद है या जो किसी प्रकार का जो विरोध है या किसी चीज़ पर हमारा मतभेद नहीं मिलते हैं, तो उस पर संवाद करके हम उसको अच्छे से सुलझा पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार के इसमें जो अनावश्यक और संख्या वेद, योग, लोकादर्शन या त्रिसिद्धि वेद, यानी इनमें भी कहीं ना कहीं जो संवाद से संबंधित ही हम एक स्वर्ण युग का स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा भी जो शास्त्रीय वस्तु संवाद थे, जो हमारे जो पूर्व के जो शास्त्र थे वह भी कहीं के जो संवाद से ही संबद्ध थे। इसी से जो बौद्ध विद्वान भी देखते हैं वह भी क्या करते थे, जो किसी प्रकार की जो समाज के अंदर कुरीति फैली होती थी तो उसके मध्य में संवाद किया करते थे और उस कुरीति को समाप्त करने से संबंधित नए नए विचार का उद्भव किया करते थे। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा गया है जो इसका जो उद्देश्य है सत्य का अनुसंधान और दूसरे उद्देश्य को का लोक मंगलम। हम क्या कहते हैं, संवाद से कहीं न कहीं एक तो सत्य पर पहुंचना, एक मिनट, ठीक है, तो क्या है सत्य पर पहुंचना, और साथ ही साथ हमारा उद्देश्य कौन सा होता है, समाज का उद्देश्य सुस्पष्ट समाज का स्थापना भी करना होता है और जो लोक मंगल का विकास करना होता है। तो अगला कहता है भी समाज का व्यक्तित्व शास्त्र तथा चरक साहित्य में भी संवाद के अनुसार के सूत्र मिलते हैं। ठीक है, बाकी इनके अंदर जो कुछ बुक्स हैं उनका एग्जाम्पल्स लिए गए हैं। हम देखते हैं भी जो संवाद होता है उससे कितना हमारे फायदा होता है। एक तो हमें युद्ध जैसी स्थिति हमारी उत्पन्न नहीं होती है, साथ ही साथ जब हम साथ मिलकर वार्ता करते हैं तो हम किसी न किसी रास्ते पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो हम आर्थिक रूप से भी कहीं न कहीं मजबूत होते हैं। आगे इसके अंदर जर्मन का एग्जाम्पल है, जर्मन दार्शनिक हिगल्स ने भी द्वंद्ववाद के लिए थीसिस जो एंटीथीसिस और सिंथेसिस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका सही अर्थ होता है विवाद, विवाद और संवाद कह सकते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के उपकरण 4 हेतु माने गए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुदान और ऋषि वचन और उपनाम। यहाँ सत्य की परिभाषा यथार्थ सत्य ही है, सामूहिक होता है, यानी सत्य क्या होता है, सामूहिक रूप में होता है, जबकि जो झूठ होता है वह व्यक्तिगत रूप में होता है। ठीक है, तो यह आर्टिकल हमारा पेपर 4 में कुछ काम आ सकता है। बाकी इसके अंदर आगे संविधान का जिक्र किया गया है भी, संविधान संज्ञा की जो अल्पसंख्यक कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं, तो संवाद के अंदर हम साथ ही साथ इसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की बात भी कही गई है। क्या कहते हैं, जो हम कहते हैं भी, जो कई बार क्या होता है, जो इस संवाद के अंदर जो अल्पसंख्यक को हम शामिल नहीं करते हैं, जो अल्पसंख्यक की कहीं ना कहीं जो त्रुटिकरण की बात कही गई है, और भारतीय संविधान के अंदर इसीलिए जो हमारे जो अल्पसंख्यक है उनको परिभाषित नहीं किया गया।
क्योंकि अल्पसंख्यक कह के कहीं ना कहीं हम समाज के एक तबके को अलग कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी जो भारतीय संविधान जो जितने भी जो हमारे जो विचारक थे उन्होंने अल्पसंख्यक परिभाषा को यानी कहीं न कहीं किया गया था, और जो तुष्टीकरण की राजनीतिक उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया था, उसका काफ़ी विरोध किया था। संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों को सुविधा के लिए अल्पसंख्यक अधिकार समिति बनाई थी और सरदार पटेल ने इस समिति में थे, और समिति की रिपोर्ट को अगस्त 1947 और 1949 पर बहस हुई थी, जिसमें जो पी.सी. देशमुख ने कहा था इतिहास में अल्पसंख्यक में क्रूरता शब्द का कोई नहीं है, यानी इससे क्रूर शब्द कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हम देखते हैं भी अगर हम अलग संख्यक कहकर किसी वर्ग को अलग निर्धारित करते हैं तो कहीं ना कहीं वह समाज से अलग हो जाता है। ठीक है, आगे कहता भी ये इसी प्रकार हमने देखा भी संविधान के अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं गया, मगर जो तुष्टीकरण की जो आजकल की राजनीति होती है तो उसके अंदर अल्पसंख्यकों को क्या करता जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो इसी के अंत प्रकार से ये आर्टिकल ये कहीं न कहीं लिखा गया है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह कहीं अभी जो यूएन से संबंधित आर्टिकल है, इस पर हमने काफ़ी बार चर्चा कर ली है, जो न्यूज़ थी उसमें भी हमने इस पर चर्चा की थी। तो इसके अंदर कहा गया जो किस प्रकार से यूएन के अंदर आवश्यकता है। हम जानते हैं जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 5 देश हैं जो सदाई सदस्य हैं, जिसमें से एक देश एशिया से है, एक देश अमेरिका से है, और 3 देश हैं जो केवल और केवल यूरोप से संबंधित हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं तो अफ्रीका का एक भी देश इसके अंदर शामिल नहीं है। साथ ही साथ अगर ऑस्ट्रेलिया का भी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ से संबंधित, जिसमें न्यूजीलैंड भी हम साथ में ले लेते हैं, उसमें भी कोई भी सदस्य नहीं है। दक्षिण अफ्रीका है हमारे, उससे भी कोई भी एक सदस्य नहीं है। अफ्रीका एक इतना बड़ा देश है, सॉरी जो एशिया है इतना विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर भी उसमें से केवल एक ही देश शामिल है। तो इस हिसाब से इसमें सुधार की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो वीटो पावर है जो उसका उपयोग है कहीं ना कहीं गलत तरीकों से जिस प्रकार से हो रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो बहुमत आधारित निर्णय लिए जाने चाहिए इस पर भी हमें विचार करने और साथ ही साथ इस प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी पे आर्टिकल लिखा गया भी। इसका कारण यह है कि कुछ देश सुरक्षा परिषद में जानबूझकर जानबूझकर अनदेखी करते हैं। जो सुधार क्यों नहीं हो पाते हैं, जो कुछ देश हैं वह जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो विशेषाधिकार है वह क्या हो जाएगा, इससे फिर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में सुधार में देरी हो रही है। ठीक है, इसलिए केवल उसी प्रासंगिकता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, बल्कि विश्व में जनमत दृष्टि से यह संस्था अपना महत्व भी खोती जा रही है। जिस प्रकार से इसमें सुधार की आवश्यकता है और वह सुधार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो सुरक्षा परिषद अपना जनमत दिनों दिन क्या होती है, खोती जा रही है। जो देश हैं उनका इसके प्रति जो विश्वास है वह भी क्या हो रहा है, दिनों दिन क्या होता है, कम होता जा रहा है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा है भी जो उसमें सुधार के लिए सभी देशों की विशेष रूप से स्थायी सदस्यता पे प्रतिबद्धता पर परिचय दिया गया। बस यही चीज़ इसके अंदर देखी गई है, जो स्थायी सदस्य से संबंधित जो भी देश के कैपेबल हैं स्थायी सदस्यता का, उनको स्थायी सदस्य दी जानी चाहिए। आगे इसके अंदर अंत में कहा गया भी जो इसके लिए जो समर्थन है, जो कहीं न कहीं भारत समेत 20 देश ऐसे हैं जो सुरक्षा परिषद में सुधार से संबंधित है, विचार रखते हैं भी, वो चाहते हैं भी सुधार हो इसके अंदर हो। ठीक है, सुरक्षा परिषद को केवल सार्थक व लोकतांत्रिक होना चाहिए, बल्कि उनमें उन देशों की भागीदारी भी होनी चाहिए जिन्हें पिछले कुछ दशकों के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा अपना प्रभाव छोड़ा है। यानी कहीं न कहीं हमने कहा भी सुधार के साथ साथ उन देशों को भी स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए जिन्हें कुछ वर्षों के अंदर जो आर्थिक रूप से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अच्छे प्रभाव छोड़े, जिसके अंदर हम भारत कह सकते हैं या फिर जापान कह सकते हैं या फिर दक्षिण जो कोरिया है वह भी कहीं न कहीं इसके अंदर है। और साथ ही साथ हम कहते हैं जर्मनी जैसे कुछ और भी देश हैं। जो हम G4 की बात करते हैं तो वो ये जो G4 है वह भी कहीं न कहीं इसी से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे सुधार की इसके अंदर आवश्यकता की बात कही गई है। अगला जो आर्टिकल होता है क्या है, वह भी दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसमें क्या है भी जो प्राणदायक होता गैर संचारी रोग। तो इसके अंदर कुछ फैक्ट दिया गया जो जिस प्रकार से जो गैर संचारी जो है, जिसमें जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, तो इस जो कैंसर जैसे रोग हैं या मधुमेह यानी टीबी जैसे रोग हैं या फिर हृदय रोग है, तो ये संचारी रोग नहीं है, यानी ये एक मानव से दूसरे मानव में नहीं फैलते। फिर भी अगर इसका हम आंकड़ा देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 4.1 करोड़ लोग इससे प्रतिवर्ष इससे क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो जिक्र किया गया जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है जो इनविजिलेंस नर्सेस या फिर द ट्रू एक्सटेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल्स डिजीज एंड व्हाट टू डू और आउट देम
ठीक है। तो ये इसकी एक रिपोर्ट है इस नाम की, जैसे हम इसको इतना भी याद रखते हैं, जो इनविजिबल नर्वस, ठीक है। जो ये रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि किस प्रकार विश्व में जो कैंसर है, मधुमेह है, या जो सांस संबंधित है, जो हृदय संबंधित जो बीमारियां हैं, वह किस प्रकार से हमारे जो देश यानी जो विश्व में किस जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इससे लगभग 4.1 करोड़ लोगों को यानी जो क्या कह सकते हैं इसकी लत यानी कह सकते हैं इससे प्रभावित है, ठीक है। साथ ही इसकी वजह से हर मिनट में 78 लोगों की मृत्यु होती है। साथ ही साथ अगर हर सेकंड की अगर बात करें, एक सेकंड, ठीक है। तो कहते हैं इसमें हर सेकंड की अगर हम बात करें तो हर सेकंड लगभग 70 से लोग ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं। और अगर हम बात करें जो कम उम्र से के लोग हैं या जो वृद्ध लोग हैं, इन पर ये जो बीमारियां क्या है काफ़ी प्रभावित करती हैं। अगर भारत में भी बात करें 2019 में लगभग 66% यानी लगभग 60 लाख मौतों की यानी जो मौतों की वजह क्या होता है गैर संचारी रोग थे, ठीक है। क्योंकि हमें वैश्वीकरण और बदलती जो जीवन शैली है उत्पन्न चुनौतियों का भी सामना करने का यानी सक्षम अभी नहीं है। जिस प्रकार से हमारा जो खान पान बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से हम जो चुनौतियां बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से क्या है हम जो इसके प्रति चुनौतियां उससे हम नहीं लड़ पा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना, भी अलग अलग जो चिकित्सा है, औषधि है, उपचार को भी हमें बढ़ावा देना होगा। और काफ़ी हद तक ये भी हमें जो कि इसमें काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं कमी ला सकती हैं, जिसके कारण का मधुमेह, दिल की बीमारियां, कैंसर और उनसे जुड़ी बीमारियां भी पनपती हैं, ठीक है। इस समस्या से जूझने के लिए सभी से संबंधित पक्षों व ऐसी समग्र दृष्टि विकसित करनी होगी ताकि जिससे गैर संचारी रोगों से निपटना वो भी आसान हो जाए, जिसमें व्यापार हो, कृषि हो, परिवहन हो, सड़क हो या बुनियादी ढांचा भी हमें इसकी गति विकसित करना होगा। यानी जिस प्रकार की संस्थाएं या सरकारें हैं या जो हम सरकार जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी इसके साथ मिलकर कार्य करना होगा, ठीक है। अगर अब देखें बीमारियों से जूझ रहे जो स्वास्थ्य का आहार व पोषण, कहीं न कहीं जो हमारा जो कुपोषण है वह भी कहीं न कहीं इससे क्या हो सकता है हमारी हम ये इसके लिए हमारा हम क्या जिम्मेदार हो सकते हैं। साथ ही साथ सरकार को इसके लिए सब्सिडीज दे से भी पहुंचानी चाहिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। आगे कहता है कृषि मंत्रालय आहार के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के उपाय भी कर सकता है और शहरी योजनाओं से जुड़े लोगों व शारीरिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने के लिए खुली जगह भी कहीं न कहीं जो कृषि मंत्रालय है वह भी क्या कर सकता है, भी लोगों को मुफ्त में आहार युक्त यानी कहीं कहीं पोषक आहार है वह भी प्रदान करा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वह भी क्या कर सकता है, लोगों के जो शारीरिक व मानसिक जो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ हमें जो हमारी जो जानकारी है, जो ठोस जानकारी है वह उन्हें भी हमें आपस में साझा करना चाहिए ताकि जिससे क्या होगा वैसे सरकारों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इससे भी हम अधिक से अधिक इसकी जो दवाइयाँ हैं जल्दी से जल्दी बना पाएँ, ठीक है। यही एक आर्टिकल था जिसमें आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा कहाँ भी जो निर्धारक होना चाहिए भी मृत्युदंड का प्रावधान। जिस प्रकार कहते हैं भी अगर मानव को किसी को जन्म देने का अधिकार नहीं है या किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं भी मृत्यु देने का अधिकार कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं इसी से संबंधित है भी जो मृत्युदंड का जो प्रावधान है उसको निर्धारित किया जाने भी किस किस क्षेत्र में हम मृत्युदंड दे सकते हैं, किस किस क्षेत्र में मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल कहता है भी जो कहीं का जो मृत्युदंड है जो मानव अधिकारों का क्या करता है उल्लंघन करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो संयुक्त राष्ट्र का एग्जाम्पल लिया गया कि जिसके अंदर जो कुछ देश थे वह क्या करते थे, जो मृत्युदंड को क्या करते थे यानी जो सही नहीं मानते तो वह कहते थे जो मृत्युदंड है उसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या भी जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने भी जो इसको सुनवाई के लिए जो संवैधानिक पीठ बनाई है यानी जो उसको इस मामले के लिए भेजा गया है भी जो किस किस मामले के अंदर हमें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या उससे मुक्ति दी जानी चाहिए, ठीक है। साथ ही आगे इसके अंदर कहा गया है जो पीठ इसकी क्या करेगी, सुनवाई करेगी और उसके अलग अलग जो सत्यम भी अलीबल गए पार्ट देखेगी भी किस प्रकार से भी इसका जो अपराध है वह मृत्युदंड देने योग्य है या नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आगे इसके अंदर कुछ केसों का जिक्र किया गया जिसमें कहा गया जो मृत्युदंड का जो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो केस आया था वह केस था भी जो सबसे पहले जो कहता केस का नाम था उसका नाम था जो जगमोहन बना उत्तर प्रदेश राज्य, जो कब आया था 1973 के अंदर आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी जब मृत्युदंड और आजीवन कारावास के मुद्दे में जब विवाद की स्थिति होती है यानी उनके विधि में जो चुनाव करने की हमें बात आती है तो तब हम क्या देते हैं भी जो हम देखते हैं
भी जो जो कहते हैं भी चुनाव करने के तथ्य देखते हैं, परिस्थितियाँ देखते हैं और किए गए अपराध की प्रकृति देखते हैं भी किस प्रकार का अपराध है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो इस प्रकार से, और साथ ही साथ जो हम देखते हैं भी जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 21 है उसके अंदर विधि द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया है, जिस प्रकार से कानून के अंदर जो प्रक्रिया बनाई गई उसी के आधार पर हम इसमें जो फांसी की सज़ा देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर आगे फिर एक 1989 के 1979 के अंदर एक केस आया था। ठीक है, उसका भी इसके अंदर जिक्र किया गया है भी किस प्रकार हमें जब मृत्युदंड और आजीवन कारावास के मध्य में जब अंतर करना हो तो कम किस प्रकार से हम उसके बीच में अंतर करेंगे, जो अपराध की प्रकृति कैसी है। ठीक है, फिर इसके अंदर कहा गया भी जो भारत के अंदर जो कह सकते हैं भी गलत नहीं है ये यह दंड भी जो फांसी की सज़ा वह गलत नहीं है। इसके अंदर क्या क्या परिप्रेक्ष्य दिए हैं भी जो कहीं न कहीं जो यानी जो अगर हम फांसी की सज़ा नहीं देते जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह प्रभावित होता है। यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सामूहिक रूप से है। यानी ऐसा नहीं है भी एक आदमी अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी दूसरे की स्वतंत्रता को क्या करे, प्रभावित करे। ठीक है, साथ ही साथ जो व्यक्तिगत और सामाजिक हितों को भी हमें बीच में ध्यान में रखना पड़ता है। इनके बीच में जो एक इंसान के अंदर व्यक्तिगत हित होते हैं और साथ ही साथ जो समाज के हित हैं उनको भी हमें साथ में साथ क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम इस प्रकार के कृत्य पर करें तो भारतीय संविधान की भारतीय आईपीसी की धारा 302 है और जो एक साथ ही साथ जो आपराधिक दंड प्रक्रिया की जो धारा है 354 की जो 3 है उसका उल्लंघन है। और साथ ही साथ जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समता का अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 19 जो हमें यानी स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस पे उन कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। फिर उसके बाद में हमें कुछ भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 21 है जिसके अंदर हमने जो किस प्रकार के जो स्वतंत्रता की जो बातें की है, ठीक है, तो उसका भी कहीं ना कहीं क्या है, ये उल्लंघन है। बाद में इसके जो न्यायालयों का क्या दायित्व होता है, तो न्यायालय को ये देखना चाहिए फांसी की सज़ा सुनाने से पहले भी जो एक व्यक्ति है उसमें किस प्रकार ये जो कृत्य कर है उस टाइम उसकी सिचुएशन कहती थी। साथ ही साथ उसके शैक्षणिक योग्यता की भी उसको ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो सामाजिक है सांस्कृतिक परिवेश कैसा है, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी जो पारिवारिक स्थिति कैसी है। तो इस प्रकार से हमें सारे परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सज़ा को सुनाना चाहिए। ठीक है, तो इस बार में यही इस आर्टिकल में अंदर कहा गया। एक ये आर्टिकल 13 भी है, दुर्लभ हो जाता है हमारे लिए देखना भी कि जो भी मामला पहचानना भी ये फांसी योग्य है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसमें कहा भी जो हमारा दंड समन शिविर है, जो हमारा जो न्याय का जो मूल उद्देश्य है वह हमारा क्या है, जो मूल उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं क्या है वो अर्थपूर्ण न हो जाए। ठीक है, हमारा क्या है भी हम क्या कहते हैं भी दो न्याय क्या कई बार क्या होता है भी कहीं विवश में आकर या किस प्रकार से किया जाता है तो हम न्याय क्या करते हैं भी सुदृढ़ न्याय प्रदान की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो न्याय का जो मूल उद्देश्य है वह क्या ना हो जाए, खत्म न हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो एक विधि आयोग की जो रिपोर्ट है उसका भी जिक्र किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है जो 1970 में जो 48वीं रिपोर्ट आई थी विधि आयोग की, उसके अंदर कहा गया था कि जो न्यायालय के अंदर कुछ मूलभूत जो आवश्यकता है सुधार की जो प्रक्रिया है या दंड देने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया तर्क संगत और सुसंगत होनी चाहिए और उपयुक्त की पृष्ठभूमि और उसके द्वारा किए गए दुष्कर्म के कारणों से संबंधित भी विस्तृत सूचना प्राप्त की जानी चाहिए। यानी जो किस परिस्थिति में उसने इस प्रकार का कृत्य किया है या अपराध किया है उसकी भी हमें क्या करनी चाहिए, जाँच करनी चाहिए। ठीक है, तो यही बस इसके आर्टिकल के अंदर सारा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि आर्टिकल थोड़े ज़्यादा थे। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ वीडियो को क्या करते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है।